नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आठ राज्यों की 49 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 5 बजे तक 56.68% वोटिंग। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के 4 आतंकी अरेस्ट। श्रीलंका के रहने वाले हैं चारों आतंकी। वडोदरा में तापमान का पारा 44 के पार, 5 दिन येलो अलर्ट। लोकसभा चुनाव अंतर्गत देश भर की 49 सीटों पर आज 5वें चरण का मतदान कराया गया। 2024 लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान कराया गया, जिसमें दोपहर 5 बजे तक 56.68% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में 73% और सबसे कम महाराष्ट्र में 48.66% मतदान हुआ है। इसके अलावा ओडिशा विधानसभा के सेकेंड फेज की 35 सीटों पर 48.95%, झारखंड की गांडेय विधानसभा सीट पर 53.82% और लखनऊ ईस्ट सीट पर 42.53% वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव के मतदान के बीच उत्तर प्रदेश के महोबा में ड्यूटी के दौरान एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर और हुगली में भाजपा कैंडिडेट्स और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प की भी खबर आई। वहीं मुंबई में मतदान केंद्र के पास डमी ईवीएम रखने के आरोप में पुलिस ने शिवसेना के 3 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। 543 लोकसभा सीटों में चौथे फेज तक 380 सीटों पर मतदान हो गया है। आज की सीटों को मिलाकर कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर वोटिंग होगी। देश भर में चुनावी माहौल के बीच गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने आज सोमवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक इन चारों लोगों को केंद्रीय एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर अरेस्ट किया गया है। चारों मूल रूप से श्रीलंका के रहने वाले हैं। चारों किस मकसद से अहमदाबाद आए थे और किन किन लोगों के संपर्क में थे, एटीएस इसकी जांच में जुटी है। ये 4 लोग आतंकवाद संस्था, प्रतिबंधित संस्था इस्लामिक स्टेट के सक्रिय सभ्य हैं और किसी भी आतंकवादी कृत्य करने के लिए भारत में कोई भी जगह ये कृत्य करने के लिए वो 18 तारीख को या 19 तारीख को ट्रेन से या हवाई जहाज से अहमदाबाद आया। ऐसी प्राथमिक इंफॉर्मेशन डीवाईएसपी एटीएस श्री हर्ष उपाध्याय को मिली। उन्होंने इस इंफॉर्मेशन की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिया। ये जो इंफॉर्मेशन मिली थी उसको एनालाइज किया गया और इंफॉर्मेशन को ऑपरेशनलाइज करने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई गई। उस स्ट्रैटेजीज के तहत एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की अलग अलग टीम्स की रचना की गई और दक्षिण की ओर से आने वाले 18 और 19 तारीख को जितने ट्रेन्स आते हैं, जितनी फ्लाइट्स आती हैं, उन सब के पैसेंजर्स के लिस्ट का अभ्यास किया गया और इस अभ्यास के दौरान एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की एक टीम को सफलता मिली और पैसेंजर लिस्ट में उन्हें मालूम चला कि 19 तारीख को अहमदाबाद में एक फ्लाइट आने वाली है और उस फ्लाइट में ये 4 नाम वाले जो व्यक्ति हैं वो सेम पीएनआर का उन्होंने टिकट लिया है और वो 19 तारीख को अहमदाबाद आने वाले हैं, चेन्नई से आने वाले। इसके बारे में फिर और ज्यादा जांच पड़ताल किया गया तो ये भी मालूम चला
कि ये लोग कोलंबो से चेन्नई 19 तारीख को उन्होंने टिकट बुक कराया है, सेम पीएनआर में बुक कराया है। 19 तारीख के सुबह वो 3 बजे चेन्नई पहुंच गए और उसके बाद शाम का फ्लाइट लेकर चेन्नई से वो अहमदाबाद आए और अहमदाबाद 19 तारीख के शाम को करीब 8 सवा 8 बजे यहाँ लैंड किए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की अलग अलग टीम्स की रचना की गई और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे उनको अलग अलग स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे डिप्लॉय किया गया। जैसे ये 4 लोग एयरपोर्ट पे आए, उनको डिटेन करके प्राथमिक पूछताछ की गई। प्राथमिक पूछताछ में उनका जब नाम पूछा गया तो इंफॉर्मेशन में जो 4 नाम मिले थे वो नाम कंफर्म हुए। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद एयरपोर्ट से एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ऑफिस में लाया गया। उन्हें अंग्रेजी भाषा या हिंदी भाषा नहीं आती है, वो सिर्फ तमिल बोलते हैं, इसलिए रातों रात तमिल भाषा के जानकार व्यक्तियों की व्यवस्था की गई और उनके मदद और सहयोग से इन 4 लोगों का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के ऑफिस में रात को इंट्रोगेशन शुरू किया गया। इंट्रोगेशन के दरमियान ये मालूम चला कि ये 4 लोग में से एक मोहम्मद नुसरत सन ऑफ अहमद गनी, उम्र वर्ष 33, मूल रहवासी निगम। दूसरे मोहम्मद फारिश सन ऑफ मोहम्मद फारूक, उम्र वर्ष 35, कोलंबो के रहवासी। तीसरे मोहम्मद नफरान सन ऑफ नैफत, उम्र वर्ष 27, जो कोलंबो के रहवासी हैं। और नंबर 4 मोहम्मद रश्दी सन ऑफ अब्दुल रहीम, उम्र वर्ष 43, वो भी कोलंबो के रहवासी। ये 4 लोगों की पूछताछ की गई। पूछताछ के दरमियान उनके पास से 2 मोबाइल फोन्स, उनके पासपोर्ट्स, कुछ श्रीलंका की करेंसी, कुछ भारत की करेंसी मिले और तमिल भाषा के जानकार इंटरप्रेटर को साथ में रख के उनकी जब पूछताछ हुई तो उन्होंने पूछताछ के दरमियान एटीएस के अधिकारियों को यह बताया कि इसी साल फरवरी में पाकिस्तान के रहवासी अबू, जो ओरिजिनली श्रीलंका के हैं लेकिन अब पाकिस्तान में रहते हैं, अबू के साथ वो फरवरी 2024 में संपर्क में आए थे। ये अबू जो पाकिस्तान में रहता है वो आईसिस का लीडर है और उसके साथ फरवरी से लेकर अभी तक संपर्क में रहे ये 4 लोग और आईसिस की जो आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी पे संपूर्ण ढंग से वो रेडिकलाइज हो गए और रेडिकलाइज होने के बाद भारत में किसी भी जगह पे वो टेररिस्ट एक्ट करने के लिए उन्होंने अपना तैयारी की। मंगलवार और बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल के 2 मैच क्वालिफायर, एक मंगलवार को और एलिमिनेटर बुधवार को होने हैं। इसके चलते खिलाड़ियों के भी अहमदाबाद पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच अहमदाबाद से आतंकी पकड़े जाने पर हड़कंप मच गया है। गुजरात के वडोदरा में तापमान का पारा 44 डिग्री को पार कर गया है, जिसके चलते वडोदरा में 5 दिन ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। पूरे गुजरात राज्य में भीषण गर्मी का माहौल देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा में भी गर्मी ने 43.6 डिग्री का पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान का पारा 44 के पार चला गया है। ऐसे में 5 दिन येलो अलर्ट दिया गया है। इसी बीच लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं। गर्मी की वजह से कई लोगों को घबराहट होना, चक्कर आना जैसे मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में फॉरेन डॉक्टर का इलाज लेने की बात एसएसजी के रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर देवश्री हेलैया ने जताई है। हीट वेव गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है और गवर्नमेंट में भी बड़ौदा में ऑरेंज अलर्ट जाहिर किया है, तो मान सकते हैं कि उसकी तकलीफ होगी। गर्मी से ज़्यादा गर्मी लगने से शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाता है, पर्सपिरेशन बढ़ जाता है और उसके वजह से थोड़ी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है, जैसे डिहाइड्रेशन हो और हेडेक होता है, घबराहट होता है, चक्कर आते हैं
ऐसी तकलीफों है तो उसमें सारवार लेनी चाहिए, डॉक्टर को कंसल्ट करके, और घर पे आराम करना चाहिए, और ज़्यादातर ज़्यादा फ्लूइड लेना चाहिए, और गर्मी में निकले नहीं। और उसमें खास वृद्ध है, बीमार है, सगर्भा महिला है, बच्चे को ये हीट वेव गर्मी की टाइम पे बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर में भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। अभी देखो किसी का पतरा का घर है और ग्राउंड फ्लोर का ही मकान, तो वो भी ज़्यादातर गर्म रहता है, तो उसमें भी ख्याल रखना चाहिए। एसएसजी में अब तक हीट वेव का जो डायग्नोसिस हुआ, मीन्स का निदान हुआ, उस वैसे एक ही केस आया है और वो अभी एडमिट है। गुजरात के नर्मदा जिले में डेडियापाड़ा के विधायक और भरूच लोकसभा बैठक के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चैतर वसावा को आवेदन देने से पहले ही रोक दिया गया। नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने करोड़ों रुपयों की ग्रांट नकली एजेंसियों को दिए होने के आरोप लगाए हैं। इस मामले जिला कलेक्टर को आवेदन देने के लिए चैतर वसावा समर्थकों के साथ निकले, जिसके चलते यहाँ चुस्त पुलिस बंदोबस्त तैनात कर दिया गया। 2 દિવસ અગાઉ આમ આદમી પાર્ટીના દેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા તેમજ મનસુખ વસાવા વચ્ચે દેડિયાપાડા તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે શાબ્દિક ટપાટપી થઈ હતી। ત્યારબાદ નર્મદા જિલ્લાનું રાજકારણ ગરમાયું છે। બંને ભરૂચ લોકસભા વિસ્તારના જે ઉમેદવારો છે તેમની વચ્ચે શાબ્દિક યુદ્ધ બાદ નર્મદા જિલ્લાનું રાજકારણમાં ગરમાવો આવ્યો છે। આજે સવારે ચૈતર વસાવા નર્મદા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ આવવાના છે તેવી જાણ થતા પોલીસ એલર્ટ થઈ છે। આપ તસવીરોમાં જોઈ શકો છો, રાજપીપળાનો જે પ્રવેશ દ્વાર છે વડિયા જકાતનાકા ખાતે પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। ગામમાં પ્રવેશતા વાહનોને ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે। નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા ખાતે આવેલ કલેક્ટર કચેરી ખાતે પણ પોલીસ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। જિલ્લાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ હાલ અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાય તેવી પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। ખાસ કરીને મનસુખ વસાવા અને ચૈતર વસાવા વચ્ચે થયેલા શાબ્દિક ટપાટપી બાદ નર્મદા જિલ્લાનું રાજકારણ ગરમાયું છે। આજે ચૈતર વસાવા રાજપીપળામાં પ્રવેશ છે કે નહીં તે હવે પછીની વાત છે, પરંતુ હાલ તો નર્મદા જિલ્લાનું રાજકારણ ગરમાયું છે। જુનેદ ખત્રી, VNM ટીવી સાથે નર્મदा। भ्रष्टाचार मामले को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए निकले चैतर वसावा और उनके समर्थकों को पुलिस ने मूवी चौकड़ी पर अटका दिया, जिसके चलते समर्थक सड़क पर बैठ गए और यहीं धरना देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस को आगे करती है, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चैतर भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस मौके पर डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने अधिकारियों और नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और नर्मदा जिले में हुए भ्रष्टाचार मामले विजिलेंस जांच की मांग की है। આજે અમે જે નર્મદા જિલ્લાની ગણતરી એસ્પિરેશનલ જિલ્લા તરીકે થાય છે અને અહીંના લોકોની પ્રાથમિક જરૂરિયાતો માટે, મૂળભૂત સુવિધાઓ માટે, શિક્ષણ, આરોગ્ય અને સામાજિક આર્થિક ઉત્થાન માટે રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા અનેક કાર્ય યોજનાઓ આવે છે, કરોડો રૂપિયાના બજેટો આવે છે, પણ અહીંના અધિકારીઓ એજન્સીઓની ઈશારા પર પદાધિકારીઓને વિશ્વાસમાં લીધા વગર કરોડો રૂપિયાના આયોજન બારોબાર કરી નાખે છે અને એના ચૂકવણા કરી નાખે છે। એના વિરોધમાં અમે કલેક્ટર શ્રી નર્મદાને આવેદનપત્ર આપવા માટે જઈ રહ્યા હતા। અમારી સાથે સરપંચશ્રીઓ, તાલુકા જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય અને અનેક પદાધિકારીઓ હતા, છતાંય અમે સવારથી નીકળેલા છે, અમને જવા દેવામાં આવતા નથી। એક આવેદનપત્ર આપવાથી સરકાર આટલી બધી ડરે છે એ અમને સમજાતું નથી। ત્યારે અમને લાગે છે કે આ ભ્રષ્ટાચાર પાછળ મોટા ગજના નેતાઓના હાથ હશે એવું અમને ચોક્કસપણે લાગી રહ્યું છે। તમે જોઈ શકો છો જે નર્મદા જિલ્લામાં ભ્રષ્ટાચાર થયા છે। 2022માં પ્રાયોજના વહીવટદાર અને કાર્યપાલક ઇજનેર દ્વારા કુવા, ચેકડેમ અને ઉદ્વહન સિંચાઈ યોજના માટે 8 કરોડ રૂપિયા એક બોગસ એજન્સીને ચૂકવણા કરી દેવામાં આવ્યા છે। એ એજન્સી પણ બોગસ છે, સરકારનો કોઈ પરિપત્ર પણ નથી, બારોબાર પ્રજાના પૈસા ચૂકવવામાં આવે, એની તપાસ થવી જોઈએ। બીજો મુદ્દો અમારો એવો છે કે ડેડિયાપાડા અને સાગબારા તાલુકાને વિકાસશીલ તાલુકાની જોગવાઈ દર વર્ષે 2-2 કરોડ રૂપિયા મળે છે। ગયા વર્ષે પણ પદાધિકારીઓ જે માગણી કરી એને સાઈડ પર રાખીને બાયોગેસ, હાઇમસ જેવી બિનજરૂરી યોજનાઓ, આરો પ્લાન્ટ,
બંક બેડ જેવી કોઈ બિનઉપયોગી યોજનાઓ લાવીને કરોડો રૂપિયા એજન્સીઓને ખંખેરી લીધા છે. એવી રીતે આ વર્ષે પણ આયોજન અધિકારીએ 4 કરોડનું બારોબાર આયોજન કરી દીધું છે અને આ વર્ષે પણ એવા જ કામો બિનઉપયોગી મંજૂર કર્યા છે. એનો પણ અમે વિરોધ કરીએ છીએ. સાથે વન વિભાગ દ્વારા છેલ્લા 5 વર્ષમાં એક પણ નિવિદા પાડ્યા વગર એમના લાગતા વળગતા કોન્ટ્રાક્ટરોને કરોડો રૂપિયાના બિલો વાઉચરો ચૂકવી દેવામાં આવે છે. એનો પણ અમે વિરોધ કરીએ છીએ. સાથે મનરેગામાં જે એજન્સી ફિટ કરેલી છે એ એજન્સીએ આ વિસ્તારમાં ડેડિયાપાડા તાલુકામાં પોતાનું ગોડાઉન નથી રાખ્યું કે ડેડિયાપાડા વિસ્તારમાં કોઈ મટીરિયલ નથી રાખ્યું, રોયલ્ટીવાળા બિલો પણ નથી રજૂ કર્યા, છતાં પંચાયતો પર મોટી ટકાવારી લીધી છે. એનો પણ અમે વિરોધ કરીએ છીએ. અને આવતા સમયમાં જે આદિ આદર્શ ગ્રામમાં છે 18 કરોડનું જે રોડ રસ્તાના કામો અમે બધાએ લડ્યા ત્યારે સરપંચોને 18 કરોડના કામો આપ્યા અને બીજા 50 કરોડનું બારોબાર આયોજન કરી લીધું છે. એનો અમે વિરોધ કરીએ છીએ. અને તમામ કામગીરી, તમામ યોજનાઓ જ્યારે પણ આવે, જેનું બજેટ આવે તો ગામ પંચાયત પર ગામ સભામાં એનો ઠરાવ લેવામાં આવે, ગામ પંચાયતને જ કામ કરવાની અધિકાર આપવામાં આવે, એવી અમારી मांगनी है। गुजरात में तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन यूपी में चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नागरिकों को एक अनोखा ऑफर दिया है। गुजरात के सूरत में अभी भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार देखने मिल रहा है। सूरत में उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसके लिए एक खास अभियान फोन लगाओ यूपी जिताओ शुरू किया गया है, जिसके तहत जो लोग यूपी के 20 लोगों को फोन करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने की अपील करेंगे, उसका नाम, मोबाइल नंबर, गांव और लोकसभा जिला की डिटेल उपलब्ध कराएंगे, उनको भाजपा के गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल के साथ चाय नाश्ता, फोटो और मुलाकात का ऑफर दिया गया है। हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा है, फोन लगाओ यूपी जिताओ, और यह एक अभियान जो है गोड़ादरा विस्तार से छेड़ा गया था और ये लिंबायत के विधायक जो संगीताबेन पाटिल हैं उनके सहयोग से लिंबायत विधानसभा से शुरू किया गया था और उसका इतना उत्साह लोगों में देखा गया कि ये धीरे धीरे पूरे सूरत शहर में ये व्यापक रूप ले लिया। और ये विचार हम लोगों में तब आया था जब गुजरात का चुनाव चल रहा था। उस चुनाव के दरमियान गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद CR पाटिल जी हर मीटिंग में उत्तर भारतीयों के जो भी सम्मेलन है, जनसभा होता था, उसमें कहते थे कि आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी को जिता ही रहे हैं, आप अपने प्रदेशों में भी फोन करिए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रयास करते रहिए। रोज अगर आप सुबह शाम एक एक फोन नात रिश्तेदार दोस्त यारों को करेंगे तो काफी एक एक व्यक्ति 100 से अधिक लोगों से फोन पे बात कर लेगा। और वही प्रेरणा जो है इलेक्शन बीतने के बाद गुजरात का हम लोगों ने यूपी के लिए शुरू किया और उसका एक लाइन बनाया, फोन लगाओ यूपी जिताओ। और यह इतना ज्यादा इसको जो है रिस्पांस मिलने लगा, इसका ग्राफ इतना अच्छा बढ़ा कि आज पूरे सूरत शहर में हम लोगों ने 38 सेंटर चालू कर दिए हैं। काफी चौराहों पे जो है और चाय की दुकानों पे, किराना की दुकानों पे हम पोस्टर लगाते हैं, वहां लोगों को समझाते हैं, सोसाइटियों में जाते हैं, लोगों को फोन से जोड़ते हैं और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। पंखा कम वोल्टेज में कम हवा, स्विच टू RR सिग्नेचर BLDC फैंस जो दे फुल स्पीड कम वोल्टेज में। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium, 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view, સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े,
देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। लोकसभा चुनाव के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशा के दौरे पर हैं। जनसभा से पहले मोदी ने पुरी में रोड शो किया। इस दौरान पुरी से भाजपा उम्मीदवार संबित पात्रा भी उनके साथ थे। ओडिशा के ढेंकनाल और पुरी में 25 मई को वोटिंग होनी है। रोड शो के बाद पीएम मोदी ढेंकनाल में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप यहां भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा ओडिशा के बेटे या बेटी को ही सीएम बनाएगी। साथियों, मैं गुजरात से आया हूं। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं, जगन्नाथ की धरती को प्रणाम करने आया हूं। लेकिन मैं उड़ीसा में जो गरीबी देखता हूं, मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश, इतनी महान विरासत, ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, किसने इसके नौजवानों के सपनों को कुचल डाला। एक एक बात मुझे बहुत दर्द करती है, बहुत पीड़ा करती है। और मैं जब देखता हूं इसकी वजह क्यों है, क्या वजह है, इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। भाइयों और बहनों, उड़ीसा की बीजेडी सरकार ने यहां की खनिज संपदा का लाभ आपको नहीं लेने दिया। मोदी ने 2014 में जब से आपने सेवा करने का अवसर दिया, हमने नई खनन नीति बनाई। इसके तहत ओडिशा को ज्यादा रॉयल्टी मिलती है। मोदी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया ताकि यहां से निकलने वाले हर खनिज का एक हिस्सा यहीं विकास में लगे, यहां रहने वाले लोगों को लाभ हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमने ओडिशा को डीएमएफ के तहत कितने रुपए दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कितने रुपए दिए हैं, आप जान करके हैरान हो जाओगे। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत 26,000 करोड़ रुपए, साथियों 26,000 करोड़ रुपए, और ये पैसे ढेंकेनाल में बच्चों के स्कूल के लिए, गांवों की सड़कों के लिए खर्च होने थे। लेकिन इसमें भी बीजेडी के लोगों ने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैलाया। साथियों, बीजेडी के राज में न तो ओडिशा की संपदा सुरक्षित है और न ही ओडिशा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। ये तो पद्म सम्मान से पुरस्कृत
अंतर्यामी मिश्रा जी की धरती है, जिन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को लेकर इतना काम किया है। लेकिन बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। मैं जरा आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश की श्रद्धा, सदियों से जो पूजा होती है, जिसका मालिक स्वयं भगवान जगन्नाथ है, अरे हमारे घर की चाबी खो जाए तो भी हम मन्नत करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी मेरे घर की चाबी जरा खो गई है, कुछ मदद करो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से घर की चाबी भी घंटे 2 घंटे में मिल जाती है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। गुजरात के वडोदरा के दक्षिण जोन इलाके में स्थायी समिति के अध्यक्ष और मेयर की उपस्थिति में बरसाती कास की सफाई का निरीक्षण किया गया। मॉनसून अब चंद दिनों ही दूर है, ऐसे में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वडोदरा की सभी कांस की साफ सफाई की जा रही है। मांजलपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी कांस है, जिसकी साफ सफाई वडोदरा कॉरपोरेशन कर रहा है, जिसका मेयर पिंकी सोनी, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने दक्षिण जोन के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस कांस की सफाई में आने वाले अतिक्रमणों को दूर कर कांस को साफ किया गया है। यहाँ गंदगी के बीच खाने पीने के ठेले चलाए जाते हैं, जिसके चलते वडोदरा के लोगों के स्वास्थ्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ नजर आ रहा है, जिस पर भी सवाल उठे हैं। वहीं आज मेयर और स्थायी अध्यक्ष के पहुंचने पर ही यहाँ अतिक्रमण हटाए जाने पर भी पालिका पर सवाल उठे। समस्या कहाँ से लालबाग तालाब से चालू होके वड़सर कोटेश्वर तक का 3.5 किलोमीटर का कास है। 3 किलोमीटर का कास आरसीसी का बना हुआ है, बाकी का कास कच्चा है। उसकी साफ सफाई चल रही है, खास करके उसको ड्रेजिंग करके उसमें से जो स्लज है वो जेसीबी के द्वारा निकाला जा रहा है। कास में अलग अलग जगह पे गेजिंग स्टेशन लगा है, ताकि पानी का जो ग्रेडियंट है उसकी जानकारी मिल सके। जब ग्रेडियंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है तो मालूम पड़ता है कि कास में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो चालू बारिश में भी हम काम कर सकते हैं। तो इस तरह के कास की पूरे 3 किलोमीटर की साफ सफाई चल रही है, उसका विजिट के लिए हम आए। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो 40 मीटर वाइड वडोदरा शहर का रिंग रोड है। वहाँ पे मछिया कांस से उसको हम पहचानते हैं। वहाँ की सफाई की कामगिरी आप देख रहे हैं मेरे पीछे। और यहाँ पे एक रेन गेजिंग स्टेशन बिठाया है, गेजिंग स्टेशन, सॉरी नॉट रेन गेजिंग। तो उससे हमको पता चलता है कि यहाँ पे जब भी बारिश होती है तो कांस का लेवल क्या होता है, उसके अंदर कोई चॉकअप हो गया है या तो उसको और ज़्यादा सफाई ड्यूरिंग द मानसून, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी सफाई तो पूरी हो जाती है पर फिर भी जो सरफेस से नेचुरल वे में जो कचरा आ सकता है उसकी वजह से भी कभी कभी चॉकअप हो जाता है। तो हमको फिर से उसके अंदर सफाई करने की ज़रूरत होगी। तो हम उसके ये इंजीनियरिंग मेथड के हिसाब से है तो हमको तुरंत ही पता चले। हर पूरा 250 किलोमीटर का 1.5 किलोमीटर का कांस है, उसको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। सो ये इंजीनियरिंग मेथड से हम कर रहे हैं बड़ौदा शहर में। अभी ये पूरा कंसेप्ट हमने रखा है, तो हर अंडरपास, हर जंक्शन है कांस का, वहाँ पे ये काम किया है। गुजरात में आने वाले 5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। गुजरात में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसी बीच मौसम विभाग ने हीट वेव का अनुमान लगाया है। बनासकांठा, साबरकांठा, वलसाड़, आणंद और सूरत में हीट वेव का अनुमान है।
वहीं सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़ में भी हीट वेव की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कई जिलों में येलो तो कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट प्रशासन द्वारा दिया गया है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना भी मौसम विभाग के वैज्ञानिक रामाश्रय यादव ने जताई है। आने वाले दिनों के लिए जो फोरकास्ट दिया गया है गुजरात स्टेट के लिए ड्राई वेदर प्रिवेल करेगा और हीट वेव की वार्निंग आने वाले 5 दिनों के लिए दी गई है गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ दोनों के लिए आइसोलेटेड प्लेसेस पे। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हीट वेव की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, महसाना, अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, सूरत और वलसाड़। और सौराष्ट्र रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हीट वेव की वार्निंग दी गई है वो है सुरेंद्रनगर, भावनगर, अमरेली, राजकोट, जूनागढ़ और पोरबंदर। आज और कल के लिए अहमदाबाद और गुजरात डिस्ट्रिक्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए वार्म नाइट की भी वार्निंग दी गई है। और जहाँ पे वार्म नाइट की वार्निंग दी गई है वो डिस्ट्रिक्ट हैं भावनगर, बड़ोदरा और अहमदाबाद। और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर नो लार चेंज में रहेगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज की बात करेंगे तो अहमदाबाद और गांधीनगर का, तो अहमदाबाद का 44.9 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रियलाइज हुआ था और गांधीनगर का 44.2 डिग्री सेल्सियस। और जो अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर का फोरकास्ट दे रहे हैं वो 45 डिग्री सेल्सियस। और विंड की डायरेक्शन जो प्रिवेल करेगी लैंड रीजन पे वो वेस्टर्ली टू नॉर्थ वेस्टर्ली रहेगी। और जहाँ जहाँ पे हीट वेव की वार्निंग दी गई है उन डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आने वाले 5 दिनों के लिए। गुजरात के वडोदरा में नए स्मार्ट मीटर के विरोध में MGVCL हेडक्वार्टर पर धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध किया गया। वडोदरा में MGVCL द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर के पायलट प्रोजेक्ट में शॉर्ट सर्किट हो गया है। जगह जगह विरोध के बाद नए स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही रोक दी गई है। उसके बावजूद भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसी के तहत रेस कोर्स पर स्थित MGVCL हेडक्वार्टर में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के हित में सामाजिक कार्यकर्ता मितेश परमार ने धरना प्रदर्शन करते हुए नए मीटर निकालकर पुराने मीटर फिर से लगाने की मांग की। जब जब बाजब करती है पुलिस को आगे करती है, जब जब बाजब करती है पुलिस को आगे करती है। हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी। अभी गुजरात में लूटपाट चालू हो गया है। अभी स्मार्ट मीटर के नाम पे ये भाजपा सरकार लूट रही है। पहले सबके घर 500-700 रुपये गरीबों के घर बिल आता था। अभी जैसे भाजपा ने 2024 का इलेक्शन खत्म हो गया गुजरात में, इससे सबके घर स्मार्ट मीटर लगा दिया, लूटपाट चालू कर दिया मोदी साहब ने। और जिसके गरीब जो काम करने जाता है, बंगले में मजदूरी करने जाता है, लारी गल्ला चलाता है, उसके घर जो 500 रुपये आता था उसके घर 2-2 हज़ार रुपया हफ्ते का आता है। तो गरीब आदमी जाएगा कैसे, कहाँ जाएगा? उसके बच्चा को पढ़ाने का, हॉस्पिटल का खर्चा, खाने का खर्चा कहाँ से लाएगा? अपघात करेंगे सब लोग। तो उसके लिए हम MGVCL ऑफिस GB धरने पे बैठे हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से रिक्वेस्ट करते हैं तात्कालिक सभी गुजरात में स्मार्ट मीटर लगाए हैं वो सबके घर से निकाल दो और पुराने मीटर लगाओ, क्योंकि गरीब के पास नौकरी धंधा नहीं है, सरकार नौकरी धंधा नहीं देती है, धंधा करने के लिए लोन नहीं देती है। अडानी अंबानी को कमाने के लिए नए स्मार्ट मीटर निकाले हैं और 16 लाख हज़ार करोड़ अंबानी अडानी को दिया, तो गरीब आदमी को दो रहे तो 1-1 करोड़ तो धंधा करेगी। गरीब का खून क्यों चूसती है बीजेपी सरकार? गुजरात की वडोदरा में स्मार्ट मीटर को लेकर निवासी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने से लोगों के बिजली के दाम बढ़ गए हैं, जिसके चलते वडोदरा में पिछले कई दिनों से लगातार विरोध हो रहा है। आज फिर एक बार प्रियलक्ष्मी मिल निकट के LK नगर में रहने वाले लोगों ने अलकापुरी स्थित MGVCL कार्यालय पर हल्ला बोल करते हुए स्मार्ट मीटर वापस लेने की मांग की। અમે આવ્યા છીએ LK નગર, રેલનગર, અલકાનગર, ડૉક્ટર જગન્નાથ ચાર, સિદ્ધિ ફ્લેટ વગેરે વિસ્તારમાંથી અલગ અલગ વિસ્તારમાંથી બધા અહીંયા 100થી 150ની સંખ્યામાં અહીંયા હાજર રહ્યા છે અલકાપુરી ઝોન શાખામાં મધ્ય ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ। અમારી રજૂઆત એ છે કે અત્યારે સ્માર્ટ મીટર જે લગાયા છે અને એ પહેલાં જૂના બિલ કરતાં બિલ બી એનું વધારે આવે છે અને એ એડવાન્સમાં રિચાર્જ કરાવવું પડે છે। હવે આ સ્લમ વિસ્તારના લોકો છે ત્યાં પોસાય એવું નથી, એટલે અમારી માંગણી છે કે નવા મીટર કાઢી નાખવામાં આવે અને જૂના મીટર પૂर्ण પાછા લગાવવામાં આવે। અમારી ખાસ આ માંગણી છે।
वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. गुजरात के वडोदरा की गोत्री में विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर घर के नजदीक होने पर निवासियों ने आपत्ति जताई है। गोत्री के शिवम नगर में हरि पंचाल रहते हैं। उनके घर के पास ही बिजली का ट्रांसफार्मर होने से उन्हें अप्रिय घटना का डर बना रहता है। घर में छोटे बच्चों को भी करंट लगने का डर हमेशा रहता है। बरसात की सीजन में तो यहाँ बार बार करंट लगता है। ऐसे में यहाँ के निवासियों ने ट्रांसफार्मर हटाने की मांग विद्युत विभाग से की है। શિવમ નગર ગોત્રી એરિયા છે, અંબિકાનગરની બાજુમાં, અને ત્યાંના રહીશ છે આ મિસ્ત્રી પરિવાર. એમને ઘણા વખતથી આશરે છેલ્લા 24 વર્ષથી તકલીફ છે. એમના ઘરના એરિયામાં ડીપી મૂકેલું છે. એ ડીપી કાઢવાની રજૂઆતો વારંવાર દર વર્ષે આશરે એક વખત તો કહીએ તો ખોટું ના પડે એટલા સમય સુધી અને એટલે બધી સંખ્યામાં અરજીઓ આપ્યા છતાં પણ જીઈબી વાળા અથવા તો MGVCL વાળા આનો કોઈ ઉકેલ આપતા નથી. અહીં આગળ આ એરિયામાં આ ડીપીથી આશરે 2 સોસાયટીમાં સપ્લાય જાય છે અને છેલ્લે અઠવાડિયાથી તો એવું સમજો કે તમે દિવસમાં 3-3, 4-4 કલાક અલગ અલગ સમયે રાતે, દિવસે, બપોરે અહીં આગળ વીજ કનેક્શન બંધ હોવાથી લોકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. આ ઘર પરિવારને ગમે ત્યારે ડીપીમાં કંઈ તણખા થાય, શોર્ટ સર્કિટ થાય કે કોઈ લીકેજ હોય કે ગમે તે, આ ઘર પરિવાર હંમેશા ભયના ઓઠા હેઠળ જીવી રહ્યો છે. આનું નિરાકરણ લાવે MGVCL વાળા એવું અમે વિનંતી કરીએ છીએ. હા, ગયા વર્ષે બી મારી દીકરીને કરંટ લાગ્યો, પાછળ બધું દાઝી ગઈ હતી. અહીંયા ઉપરથી તણખા પડે છે અને 2-3 વાર મને પાણીમાંથી કરંટ લાગ્યો છે અહીંયા, અને વારંવાર એમને રજૂઆત કરવા છતાં બી નથી આવતા એ લોકો. શું કહે છે? એવું રજૂઆત કરવા જાવ છો? હા, આવીશું, કરીશું, હટાવીશું એમ કે છે. કેટલા વર્ષથી અહીંયા તકલીફો છે? અહીંયા કેટલા 15-20 વર્ષથી આ તકલીફો છે. કોઈ સાંભળતું નથી. અહીંયા દરવાજો છે મુખ્ય, અમારે આવવા જવાનો રસ્તો આ જ છે, મેન દરવાજો આવવા જવા માટે. પાણી ભાઈ અહીંયાથી ભરવાનું, વાસણ, કપડા બધું અહીંયા જ કરવાનું હોય છે અમારે. એમાં લાગે જ છે કરંટ. 2-3 વાર લાગ્યો મને. મારા બાબાને કરંટ લાગ્યો તો સાયકલ હટાવતો હતો. છેલ્લા 25 વર્ષથી એટલે 2000ની સાલની અંદર અમે અહીંયા રહેવા ત્યારનું અહીંયા જ છે. અમે લગભગ એટલી બધી અરજી કરી છે કે એની કોઈ હદ નહીં. RTI પણ અમે કરેલી છે. એ લોકોને હટાવવા માટે ઘણા પ્રયત્નો કર્યા છે. એ લોકો એમ કહે છે કે અમારે જગ્યા જોઈએ, તો જગ્યા પણ છે પણ એ લોકોને હટાવવું નહીં. ત્યાં પણ જગ્યા છે, ત્યાં થાંભલો એક છે, એ ખાલી એક જ થાંભલો નાખવાનો છે ને ડીપી ત્યાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય. તો એવું કહે છે કે ખર્ચો બહુ થાય, તમારો ખર્ચો
આપવો પડશે. એકવાર એસ્ટિમેટ આપ્યું 75,000નું એસ્ટિમેટ આપેલું છે. હવે 75,000 રૂપિયાનું એસ્ટિમેટ અમે એટલા બધા પૈસા ક્યાંથી કાઢી શક્યા? गुजरात के वडोदरा की ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी द्वारा रॉ टू रनवे इवेंट के साथ नए कोर्स को लॉन्च किया गया। गुजरात के वडोदरा की ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ डिजाइनिंग नाम के कोर्स की शुरुआत होने जा रही है, जिसका लॉन्च ओलंपिक सिटी में किया गया। रॉ टू रनवे इवेंट में शहर और राज्य के मॉडल्स ने ITM के स्टूडेंट्स द्वारा डिजाइन किए गए गारमेंट्स को पहनकर रैंप वॉक किया। इस इवेंट में एसओडी की डीन डॉक्टर बीना संतोष और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सहित अन्य लोग मौजूद रहे और इवेंट का लुत्फ उठाया। હું તમને એક ઇન્ફોર્મેશન દેવા માંગુ છું. ITM SLS વડોદરા યુનિવર્સિટી એક યુનિવર્સિટી લોન્ચ કરે છે. સો હું એમને બહુ ખૂબ ખૂબ અપેક્ષા આપું છું મારા સાઈડથી. એન્ડ આઈ એમ સો હેપી એન્ડ આઈ એમ સો ગ્રેટફુલ કે મને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી ટુ વોક ઓન ધ રનવે. I'm really excited to be a part of this event that is known as Raw to Runway Showcase. It is a huge opportunity for the models as well. I really appreciate the efforts of ITM SLS, that is School of Design. They are providing us such garments along with such Baroda known designers like Amreen Khan, and to be this part I am really excited, and you can see me, I'm wearing the costume and it's really amazing. आज यहाँ पर हैं हम लोग ओलंपिक सिटी में. We are doing a show for Raw to Runway Fashion Showcase and ITM यूनिवर्सिटी उनका नया सेगमेंट लॉन्च होने जा रहा है विच इज़ स्कूल ऑफ डिज़ाइन SOD. सो फॉर दैट वी आर डूइंग ए शो. बहुत सारे नए मॉडल्स भी हैं, बहुत सारे स्टैब्लिश मॉडल्स भी हैं जो हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं. प्रियंका श्रीवास्तव हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जिन्होंने रणदीप हुडा, अभिषेक बच्चन, मृणाल ठाकुर को स्टाइल किया है और बहुत बड़ी पर्सनालिटी है इस इंडस्ट्री की. मानस और मैं पिछले 10 साल से साथ में काम कर रहे हैं और इस शो को बेस्ट बनाने के लिए वी आर डूइंग आवर बेस्ट. रोशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ वाइटल पार्ट ऑफ आवर टीम. ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ डिज़ाइन लॉन्च हो रहा है आज, एंड उसके लिए हम लोग ने एक लॉन्च इवेंट रखा है. बेसिकली हम लोगों ने अभी, बिकॉज स्कूल ऑफ डिज़ाइन लॉन्च हो रहा है, हमने हमारी तरफ से एक कलेक्शन डाला है जो कि कॉटन फैब्रिक्स, कॉटन एंड फ्लेक्स ब्लेंड से बनाया है और सस्टेनेबिलिटी पे हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और हाथ के काम पे हमने काफ़ी ध्यान दिया है उसमें. उसके अलावा दूसरे डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जिनको लोग जानते हैं और एक लॉन्च पैड चाहिए तो हम उनको भी लॉन्च कर रहे हैं. गुजरात के भरूच में क्राइम ब्रांच ने हाईवे पर ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर लूट करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है. गुजरात के नेशनल हाईवे नंबर 48 पर ट्रक ड्राइवरों की आवाजाही आम बात है. इन ट्रक ड्राइवरों को रोककर उनसे मारपीट कर लूट लिए जाने की कई घटनाएं सामने आ रही थी, जिसकी जांच में भरूच क्राइम ब्रांच ने राजस्थानी कंजर गैंग के गिरोह को गिरफ्तार किया है. इस गैंग के कई मामलों में शामिल होने की जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है. ભરૂચ પોલીસને કેટલાક મહત્વના ગુનાઓ, ખૂબ જ ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓમાં બ્રેક થ્રુ મળેલ છે તથા તેને ડિટેક્ટ કરવામાં સફળતા મળેલ છે. આ જે ગુનાના પહેલો જે ગુના જે છે એ છે સંખ્યાબંધ જે લૂંટ છેલ્લા સમયથી થતી હતી પાનોલી, અંકલેશ્વર બી ડિવિઝન વિસ્તાર તથા સુરત ગ્રામ્યના વિસ્તારમાં જે રોડ ઉપર એક કરંજ ગેંગ જે છે એ લૂંટ કરતી હતી, તેને પકડવામાં, તેને ડિટેક્ટ કરવામાં ભરૂચ પોલીસ, LCB ટીમ તથા સ્થાનિક પોલીસની સહિયારી મહેનત તથા એક્શનને કારણે એને પકડવામાં, ડિટેક્ટ કરવામાં સફળતા મળી છે. આ જે ગેંગ જે છે એમાં કુલ 4 આરોપીને અટક કરવામાં આવ્યા છે, જે છે પપ્પુ કાળુ શેરુ કંજર, સતુ કંજર, હીરુ કંજર તથા પ્રકાશ કંજર. આ તમામ જે છે એ રાજસ્થાનના ચિત્તોડગઢ જિલ્લાના રહેવાસીઓ છે, જે સુરત અંકલેશ્વર રોડ ઉપર આજુબાજુ રોડની બાજુમાં પડાવમાં રહી રસ્તા ઉપર જતી ટ્રકોને ટાર્ગેટ કરી તેને યેને કેને રીતે ઊભા રાખી તેને હાથે એને ડિસ્ટ્રેક્ટ કરી અલગ લઈ જઈ અને એના હાથ પગ બાંધી માર મારી અને લૂંટ કરવાની મોડસ ઓપરેન્ડીથી આ પ્રકારની લૂંટો કરતા હતા. તેને પકડવામાં ભરૂચ પોલીસની ટીમને એક સફળતા મળી છે અને આરોપીઓને અટક કરી અને એની ઉપરની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી तपास અત્રે ચાલુમાં છે. मध्य प्रदेश के रतलाम में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण रूप से निपटने के बाद पुलिसकर्मी तनाव दूर करने के लिए फिल्मी गीतों पर झूमते हुए नजर आए.
देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव का माहौल है और लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने में पुलिसकर्मी भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में 13 मई को मतदान हुआ था और उसके बाद चुनावी तनाव को दूर करने के लिए पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की ओर से भोजन और डांस पार्टी का आयोजन किया गया था। चुनावी ड्यूटी के बाद पुलिसकर्मियों ने इस पार्टी में शामिल होकर फिल्मी गानों पर जमकर थिरकते हुए अपने तनाव को दूर किया। जो पुलिस की तरफ से लगातार अभी ड्यूटीज़ वगैरह की गई है, उसके बाद में इलेक्शन जो पोलिंग डे था उसके बाद में सभी लोगों को एक डिनर होस्ट करवाया गया था। जो पुलिस के कर्मचारी हैं जो रात दिन अपनी ड्यूटी में लगातार लगे रहते हैं, 12-12 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो इलेक्शन के बाद में जब सारी चीज़ें पूरी हो गई और स्ट्रॉन्ग रूम सील हो गया, व्यवस्था लग गई, तो जो आला अधिकारी थे थाना प्रभारी के और उसके ऊपर के लोग, उन लोगों को एक डिनर होस्ट कराया गया था, जिसमें कलेक्टर मेरे द्वारा और डीआईजी सर भी जो है वो मौजूद थे और एक फॉर्मल गेट टुगेदर था ताकि लोगों का स्ट्रेस जो है वो कम हो सके। गुजरात के अमरेली के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप दुधात ने स्मार्ट मीटर पर शुरू किए जाने वाले आंदोलन पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। गुजरात में 7 मई को शांतिपूर्ण माहौल में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। इसी उपलक्ष्य में अमरेली जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष प्रताप दुधात ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। इस बैठक में कांग्रेस की प्रत्याशी जेनी ठोमर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप दुधात, पूर्व विधायक विरजी ठोमर, जिला कांग्रेस अग्रणी समेत के कई कांग्रेस के नेता उपस्थित रहे। बैठक में आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर की समस्या के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस कार्यकर्ता इलेक्शन पूर्ण थया पछीनो आभार दर्शन कार्यक्रम राखवामां आव्यो। બધા જ જિલ્લાના કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓનો સવિશેષ આભાર। સંસ્થાઓ, સામાજિક સંસ્થાઓ, ટ્રસ્ટી સંસ્થાઓ, બધી સંસ્થાઓનો આભાર અને ખાસ કરીને મારા મીડિયા ભાઈઓનો સહૃદયથી આભાર કે આ ઇલેક્શન કેમ્પેનિંગની અંદર ઇલેક્શન જે લડાણું એ અમરેલી જિલ્લાનું અનેરું ઇલેક્શન લડાણું અને તાકાતથી લડાણું। અહીંયા પરેશભાઈની ખોટ વર્તાતી હતી જે રાજકોટ લડતા હતા અને બધી જ અમારા ખંભા ઉપર જવાબદારી હતી અને અમરેલીના જિલ્લાની જનતાએ તાકાતથી કોંગ્રેસ પાર્ટીને ઇલેક્શન લડાવવામાં મદદ કરીશ, ત્યારે બધાનો હૃદયથી આભાર માનું છું। ને પછીની જવાબદારી 4 તારીખની રિઝલ્ટ બાદ કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાને એક નવી દિશામાં લઈ જવાની મેં પહેલ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે અને રોજે ઇલેક્શન લડતા હોય ત્યારે જ પ્રજાની વચ્ચે નહીં, પણ કોંગ્રેસની જે નૈતિક જવાબદારી બને છે કે લોકોને પડતી મુશ્કેલીઓમાં લોકોની વચ્ચે રહેવું। અને અત્યારે જે છેલ્લા અઠવાડિયાથી લોકો ત્રાહિમામ પોકર્યા સ્માર્ટ મીટરની વાત ઉપર, એટલે 1 મહિના બાદ આ જિલ્લાની અંદર જો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આ સ્માર્ટ મીટરમાં પીછેહટ નહીં કરે તો અનેરું આંદોલનની શરૂઆત અહીંયાથી થાય એના પ્રયત્ન ચાલુ કરવામાં આવશે। गुजरात के सावरकुंडला के शिव कथाकार राजूगिरी बापू ने अपने विवादास्पद निवेदन पर कोली ठाकुर समाज की माफी मांगी है। सावरकुंडला के शिव कथाकार राजूगिरी बापू ने अपनी कथा के दौरान व्यासपीठ से कोली ठाकुर समाज के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी। ऊना तालुका के सिमर गांव में जारी शिव कथा का ये मामला है, जिसके तुल पकड़ने पर शिव कथाकार राजूगिरी बापू ने व्यासपीठ से कोली ठाकुर समाज की माफी मांगी है। सिमर गाम मारी कथा हती, जे व्यासपीठ माथेथी माराथी एक अविवेक थयो छे। ठाकुर कोली समाज माटे मारा हृदयमांथी जे कड़वाज भरा शब्दों निकळ्या छे ए बदल हूँ समाज आगळ क्षमा मागू छूं। मारा हृदयमां कोई समाजने ठेस पहोंचाडવાનો क्यारेय इरादो नथी होतो, पण रोष या तो कोई जन्मना पाप मारा कर्मने कारणे आ भूल माराथी थई छे। हूँ पूरा समाज आगळ क्षमा मागू छूं। आ समाज बहु मोटा हृदयनो छे, जे समाज हारे हूँ मोटो थयो छुं, जे समाज हारे हूँ जीवो छुं, जे समाजना बाळको मारा विद्यालयमां मारा बाळको बनीने रहे छे, ए समाज आगळ ठाकुर कोली समाज आगळ हूँ हृदयथी क्षमा मागू छूं। मारी भूल थई छे, मारी भूल थई छे, थूक्યું न गणाय, पण एक साधुनो दीकरो जाणी, एक साधुनो बाळक जाणी, नादान माणस जाणी मने क्षमा आपे। पूरा समाज आगळ हृदयथी क्षमा प्रार्थना करूं। गुजरात के भावनगर के गारियाधार तालुका पंचायत के उपाध्यक्ष विदेशी शराब की महफिल मनाते हुए गिरफ्तार हुए हैं। शराबबंदी वाले गुजरात में सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी धड़ल्ले से शराब पीते हैं। ऐसे कई मामले उजागर हुए हैं।
ऐसा ही एक मामला भावनगर की गारियाधार तालुका पंचायत में सामने आया है, जहां उपाध्यक्ष राकेश केवड़िया शराब की महफिल मनाते हुए सुखपर गांव से रंगे हाथों पकड़े गए हैं। पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर यहां छापेमारी कर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की है। गुजरात के जूनागढ़ के केंद्रीय विद्यालय में नए वर्ग शुरू करने के लिए स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर को आवेदन दिया है। किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी जरूरत शिक्षा है। इसी के तहत जूनागढ़ के केंद्रीय विद्यालय में नई क्लास शुरू करने की मांग की जा रही है। यहां एक ही क्लास होने की वजह से छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में केंद्रीय विद्यालय में अतिरिक्त क्लासेस शुरू करने की मांग की जा रही है, ताकि ज्यादा छात्रों को प्रवेश दिया जा सके। हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑफिस पर जूनागढ़ केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो अभी एक ही स्टैंडर्ड एक के क्लास है, उसकी जगह हम 2 और क्लास की विनती करने के लिए आए थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो केवीएस के प्रेसिडेंट भी होते हैं और उससे केवीएस में जो कोई भी फेरफार करने का होता है उसकी सत्ता होती है। तो हम पहले जो केवीएस में 2 क्लास हुआ करते थे और किसी भी वजह से 2 क्लास में से 1 क्लास बंद हो गया, उस वक्त केवीएस में 45 की 45 की स्ट्रेंथ हुआ करती थी, पर कोई भी स्थिति की वजह से इस साल अब हमारी गवर्नमेंट ने केवीएस में 32 के एक क्लास के 32 की स्ट्रेंथ को ही मान्यता दी गई है। अभी जब एवरी ईयर 180 अप के ऊपर एप्लीकेशन आती है और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, ऐसे अरसे में 1 क्लास और 32 की स्ट्रेंथ ये कैसे हो सकती है? इसलिए हम हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से विनती करने आए थे कि और 2 वर्ग की अभी जरूरियत है और एट ए टाइम इसी साल में 2 वर्ग के बढ़ावे की मंजूरी दी जाए, ताकि सब नहीं तो कोई बात नहीं, पर बहुत सारे बच्चों को हम इसके हिसाब से न्याय दे सकते हैं। गुजरात के वडोदरा जिला के सावली में मेधावी मुस्लिम छात्रों को और जन सेवकों को खिदमत-ए-खल्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। सावली के जामिया मदारुल उलूम ट्रस्ट द्वारा एक विशेष अवार्ड समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात के मुस्लिम अग्रणियों के साथ साथ अहमदाबाद के दरियापुर के विधायक गयासुद्दीन शेख समेत के अग्रणी मौजूद रहे। इस मौके पर खिदमत-ए-खल्क अवार्ड 2024 प्रदान किए गए, जो पूरे गुजरात के मेधावी मुस्लिम छात्रों के साथ साथ जन सेवा के साथ जुड़े हुए मुस्लिम अग्रणियों को प्रदान किए गए। कौमी एकता को भी बनाए, भाईचारे को भी मजबूत करे, क्योंकि खिदमत-ए-खल्क का काम ये काम ऐसा है कि जिस काम से हम देश की भी सेवा कर सकते हैं, समाज की भी सेवा कर सकते हैं और सर्व समाज की भी सेवा कर सकते हैं। इसे बताया कि एक भाई ने 400 इंसानों की, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे, उनकी कोरोना के अंदर अंतिम विधि करने का काम हमारे उस भाई ने किया। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी नेकी का काम है और 2 समाज को, 2 कौमों को जोड़ने का काम है। ऐसे ही हिंदू समाज के भी जो लोग हैं, वो भी बहुत सब लोग हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे साथ हिंदू समाज जो है वो हमारे बड़े भाई के समान है, उससे हमारा कोई झगड़ा या कोई परेशानी नहीं। परेशानी जो है, जो कुछ ताकत है, ऐसी ताकत है जो ये चाहती है कि 2 समाज हिंदू और मुस्लिम एक नहीं। बाकी तो आप देखो कि हमारे सुख और दुख में हमेशा हिंदू समाज भी कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहा है। लेकिन मैं आज जिन लोगों का आज यहाँ पे सम्मान हुआ, जिन लोगों को आज यहाँ पे अवार्ड से नवाजा गया, मैं उन लोगों को बहुत बहुत मेरी जान से मुबारकबाद दूंगा। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद गुजरात के भरूच में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम के बाहर निगरानी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में किसे कितनी सीट मिलेगी उसका आकलन तो कई तरह से किया जा रहा है, लेकिन इसका सही जवाब 4 जून को ईवीएम देंगे। 4 जून तक ईवीएम को चुनाव संपन्न कराने के बाद स्ट्रांग रूम में लॉक कर दिया गया है। गुजरात के भरूच में भी ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में बंद कर दिया गया है। ऐसे में ईवीएम मशीन की निगरानी के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने खास रणनीति तय की है। भरूच में ईवीएम जहां रखे गए हैं, वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि दिन रात 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस में जैसे शिफ्ट में कर्मचारी काम करते हैं, ऐसे ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता शिफ्ट में स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दे रहे हैं। भरूच लोकसभा के ईवीएम पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम में अर्धलश्करी दल समेत की सुरक्षा टीमों उनकी निगरानी में सीसीटीवी कैमरे से सज्ज स्ट्रांग रूम में बंद हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता भी ईवीएम की कड़ी निगरानी कर रहे हैं।
આજે ગુજરાતમાં ઇલેક્શન પૂર્ણ થયું, રિઝલ્ટના ગણતરીના દિવસો જ્યારે બાકી છે ત્યારે ભરૂચની કેજે પોલિટેકનિક ખાતે જે સ્ટ્રોંગ રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે ત્યાં જે પણ ઉમેદવાર છે તમામ ઉમેદવારોના પ્રતિનિધિ માટે અને ઉમેદવારો માટે સીસીટીવી જે કેમેરાની જે સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે પ્રશાસન દ્વારા, એ સારી સુવિધા છે કે જેથી કરી સ્ટ્રોંગ રૂમને જે સીલ કર્યા છે તમામ સીલ રૂમ એ સીસીટીવીની ઉપર બતાવવામાં આવી રહ્યા છે, કેમેરામાં બતાવવામાં આવી રહ્યા છે. સાથે જ પ્રતિનિધિઓને રોકાવા માટેના જે કંઈ પણ પંખાની વ્યવસ્થા હોય, કુલરની વ્યવસ્થા હોય, ગાડલાની વ્યવસ્થા હોય કે ખુરશીની વ્યવસ્થા હોય, તમામ વ્યવસ્થા પ્રશાસન દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી છે. ત્યારે આવનારા દિવસોની અંદર જોવાનું એ રહ્યું કે ગણતરી જ્યારે મતગણતરી જ્યારે છે એ મતગણતરીના દિવસો જ્યારે બાકી છે તેના સમયની તમામ લોકો રાહ જોઈને બેઠા છે ને કંઈક પોઝિટિવ અને સારું રિઝલ્ટ આવે એવી ભરૂચની जनता पण राह जोईने बैठी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में चार धाम की यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर ऑफलाइन पास जारी किए गए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में चार धाम यात्रा हेतु पहुंचे श्रद्धालु ज्यादा भीड़भाड़ की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हरिद्वार की विभिन्न धर्मशाला में देश भर से आए हुए श्रद्धालु 2-3 दिन से रुके हुए हैं। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेष पहल पर श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पास जारी कर दर्शन करवाए गए। यहाँ का जो सुविधा है बहुत अच्छा है। हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, पिछले 3 दिन से हम लोग फंसे थे, बट यहाँ की सरकार जो है बहुत अच्छा काम किया। हम लोग का तुरंत सहायता मिल गया, रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हुआ है और कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और जो यहाँ के लोकल प्रशासन है वो बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रीट किया। चारों धाम यात्रा के लिए अभी एसडीएम साहब और जिला प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा काम यहाँ शासन का प्रशासन का बहुत अच्छा है, बड़ी व्यवस्था अच्छी है। અમે અહીંયા હરિદ્વાર પહોંચ્યા ત્યારે આ બધું રજીસ્ટ્રેશન ને એવું બધું બંધ હતું અને અત્યારે હાલ રજીસ્ટ્રેશન ચાલુ થયું છે। એમાં બધા જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે બધાની કામગીરી બહુ જ સરસ છે, જેમાં ખાસ કરીને એસડીએમ સાહેબ તરફથી ખૂબ જ સપોર્ટ અમને મળ્યો છે। તે બદલ સાહેબનો અને તમામ જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે તેમનો બધાનો આભારી છું। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।